नमस्कार। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सीरीज़ का सेकंड वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पिछले वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर चुका हूँ। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो भी है उसके बाद भी आपकी बहुत सारी वर्किंग है वो होती है। आप देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ 6 चीज़ें आती है, जिसमें से अपन ओपनिंग स्टॉक, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक डिस्कस कर चुके हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसका जो हेड है वो था नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं फ्रेंड्स जो आपकी परचेज जो आप कर रहे हैं, जिस गुड्स में आप डील कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को बढ़ाता हो। यानी कि जिस आइटम में आप डील कर रहे हैं उसकी कॉस्ट यदि आपकी बढ़ती है तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाता है। जैसे कि आप कहीं से माल परचेज आपने किया है और उस माल को आपकी दुकान, आपके शोरूम या आपके गोदाम तक आने में जो आप ट्रांसपोर्टेशन पे कर रहे हैं वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। इसी के साथ साथ जो लेबर यानी कि जो वेजेस पे कर रहे हैं आप उस माल को अपने गोडाउन तक पहुंचाने के लिए, तो वो वेजेस जो है वो भी आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है। इसके बाद बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसके अलावा आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं और इनडायरेक्ट इनकम और ऐड हो जाती है। तो जब इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और आपके ऐड हो जाते हैं तो वो आपका तैयार हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो आप एंट्रीज फ्रेंड्स इसमें करते हैं टैली में, टैली अपने आप आपको प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब जनरेट करके दे देता है। ये सारी समरी डिपेंड करती है कि आपने जो एंट्रीज की है वो आपने प्रॉपर यदि करी हुई है तो आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बिल्कुल एक्यूरेटली बन के आपके सामने आ जाता है। बहुत से साथियों को ये उलझन रहती है कि हमने अकाउंट्स का काम तो अच्छे से कर लिया है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस बनाना नहीं आता, बैलेंस शीट बनानी नहीं आती। तो कोई पैनिक होने की चीज़ नहीं है, ये टैली आपके लिए अपने आप बना के इसमें दे रहा है। बस आपकी एंट्रीज यदि सही करी हुई है तो टैली इसको अपने आप कैटेगराइज कर देगा। ग्रुपिंग आपने सही करी है तो ये अपने आप ग्रुप वाइज इसको फिल्टर कर देता है और आपके सामने सारे डेटा है वो एक्यूरेटली आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में दो चीज़, जैसे कि मैंने बताया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम है, वो दो चीज़ और ऐड हो जाती है। बहुत से साथियों को एक कन्फ्यूज़न आता है, कई बार इंटरव्यू में भी अटक जाते हैं कैंडिडेट्स, उनसे सवाल पूछ लिया जाता है। थोड़ा सा ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं अपन। इंटरव्यू में उनसे पूछ लिया जाता है कि एक्सपेंसेस कितने प्रकार के होते हैं वो बताइए। मैं थोड़ा पोज दे रहा हूँ साथियों, आप अपना जवाब कमेंट कीजिए या अपने मन में सोच के रखिए, फिर मैं आपको ये जवाब बताता हूँ कि एक्सपेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, एक्सपेंसेस होते हैं दो प्रकार के, यानी कि अकाउंट्स में दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। पहला कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस, दूसरा रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस। कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस क्या हैं या कैपिटल एक्सपेंसेस क्या हैं? कैपिटल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जिनका बेनिफिट आपको उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से आगे आने वाले कई सालों तक मिलने वाला है। यानी कि जो आपने एक्सपेंसेस किए हैं वो पूरे उस साल में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इसी के साथ रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो हो गए जो कि आपके पर्टिकुलर उसी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होते हैं, यानी कि उस फाइनेंशियल ईयर के आगे आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, उसी फाइनेंशियल ईयर में वो पूरे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि मान लीजिए आपकी शॉप या शोरूम है और कुछ फर्नीचर आपने वहाँ पे
लगाया है। जाहिर सी बात है कि कुछ आप फर्नीचर लगाएंगे अपने ऑफिस में, दुकान में, अपना सामान रखने के लिए, तो आपने फर्नीचर ख़रीदा है। अब फर्नीचर है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है फ्रेंड्स, क्योंकि फर्नीचर जो आप अभी इस साल में लगा रहे हैं वो इसी साल पूरा अब्जॉर्ब नहीं होगा, उसके अगले साल काम आएगा, उसके अगले साल भी काम आएगा। यानी कि इसकी जो लाइफ है वो इस फाइनेंशियल ईयर से यानी कि 1 साल से ज़्यादा है। तो फर्नीचर जो आप खरीद रहे हैं वो आपका हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, और आप उसको एज ए फिक्स्ड असेट बुक करते हैं अकाउंटिंग में। फिक्स्ड असेट्स और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड वीडियो में मेरे चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हो गए कि आपने दुकान के काम के लिए कोई सैलरी पे बंदा रखा हुआ है, तो आप उसको सैलरी दे रहे हैं, 1 2 3 जो भी बंदे आपके स्टाफ है, तो स्टाफ की सैलरी आपकी हो गई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये होगी रेवेन्यू नेचर की। यानी कि रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंसेस है वो आपके उसी साल में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। रेवेन्यू नेचर को फर्दर हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो गए जो आपकी परचेज की कॉस्ट को बढ़ाते हैं, यानी कि डायरेक्टली आपके जिस गुड्स में आप डील कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट और वेजेज। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए आपके कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स है आपकी अपने व्यापार को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, ऑपरेशनल कॉस्ट जितनी भी है वो सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जैसे कि आपकी सैलरी हो गई स्टाफ की, आपने यदि दुकान या ऑफिस आपका किराए का है तो जो रेंट आप पेमेंट कर रहे हैं वो आपका हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चे हो गए, टेलीफोन एंड मोबाइल के एक्सपेंसेस आपके हो गए, इंटरनेट के एक्सपेंसेस हो गए। इसके अलावा आपके कन्वेंस है, व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है। कोई लोन आपने ले रखा है तो आपका ब्याज का जो पैसा आप दे रहे हैं, ये सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के पार्ट है। तो मोटा मोटी 2 तरीके से कैटेगराइज हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फर्दर 2 भागों में आ गए, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, बैलेंस शीट। तो जैसे जैसे आप इसमें आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके लेफ्ट साइड में, जैसे जैसे आप टैली में अपनी एंट्रीज करते जाएंगे, रेंट की एंट्री हो गई, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गई, सैलरी हो गई, जितने भी खर्चे आपके हैं, व्हीकल मेंटेनेंस हो गए, ये सारे खर्चे जैसे आप डालेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके सारी डिटेल्स वो बन के तैयार हो जाएगी। टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे इसको अपन एंटर करते हैं, एंटर किया तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यानी कि सिर्फ एक ही एंट्री यहाँ पे बुक करी हुई है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है, एक हेड है। जैसे जैसे आप ये एक्सपेंसेस की एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे एक्सपेंडिचर वो इनडायरेक्ट के यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके अलावा राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट आपकी जो इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम की कोई एंट्री इसमें पोस्ट करी हुई नहीं है तो भी अपन को नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब आप अपनी बुक्स में एंट्री कर लेंगे तो आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम है वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इनडायरेक्ट इनकम में वो इनकम होगी, आप मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा कि एक सर्टेन टर्नओवर आप किसी कंपनी के साथ अचीव करते हैं तो आपको कुछ बिजनेस इंसेंटिव वगैरह मिलते हैं, तो वो बिजनेस इंसेंटिव है वो आपके सारे इनडायरेक्ट इनकम में आते हैं। इसी के साथ ही साथ आपने यदि बैंक में कोई एफडी बुक कर रखी है तो उस एफडी पे जो ब्याज मिलने वाला है वो आपका इनडायरेक्ट इनकम में आ गया। एफडी से रिलेटेड एंट्रीज कैसे करनी है ये मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे, उसको आप ज़रूर कंसिडर कीजिए। साथ ही साथ यदि आपका कोई सेविंग बैंक अकाउंट है या आरडी अकाउंट आपने ओपन कर रखा है तो उन पे मिलने वाला ब्याज भी आपको इनडायरेक्ट इनकम आपके लिए हो जाता है। साथ ही साथ कोई कमीशन आपको मिलता है, मान लीजिए किसी कंपनी की आपने डीलरशिप ले रखी है तो कई बार क्या होता है कि कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि आपको एक सेल का एक परसेंटेज वो कमीशन देता है। आप जो सेल में आपकी इनकम है जो कमा रहे हैं वो एक अलग है, इसके साथ ही साथ कंपनी भी आपको प्रमोट करने के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करें, आपको कमीशन देती है, तो वो कमीशन इनकम है आपकी इनडायरेक्ट इनकम होगी।
साथ ही साथ कई बार कंपनीज आपको स्टाफ रखने के लिए जो आप सैलरी दे रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज या कुछ स्टाफ की सैलरीज कंपनी बियर करती है। तो जो स्टाफ की सैलरीज वगैरह आपको मिल जाती है वहाँ से, वो भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम में आ जाती है, क्योंकि आप जितनी सैलरी दे रहे हैं उसका कुछ हिस्सा कंपनी बियर करती है। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है अपना, ये आपका कवर हो गया है। इसमें अपन मोटा मोटी देख सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका शामिल है या ग्रॉस लॉस है, साथ ही साथ आपके इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी के साथ साथ मैं चर्चा कर लेता हूँ रिसीट और पेमेंट अकाउंट की। फ्रेंड्स, जब आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं, यानी कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई स्कूल हो गया, कॉलेज हो गई, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रही है, या फिर कोई ट्रस्ट हो गया, इन सब जगहों की अकाउंटिंग पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना होता है। यहाँ पे आपको बनाना होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको उसी साल में अलाउ नहीं किया जाता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता है, डेप्रिसिएशन वगैरह प्रोविज़न करने होते हैं। लेकिन जब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या ट्रस्ट वगैरह की आप अकाउंटिंग करते हैं, तो इसमें क्या है कि इनका जो बेसिक मोटिव है वो प्रॉफिट जनरेशन का नहीं होता है, यानी कि प्रॉफिट से रिलेटेड वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो काम जो है वो सोसाइटी की सेवा के लिए कर रहे हैं, सोशल सर्विस उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं वहाँ से लाभ कमाना उनका उद्देश्य नहीं होता है। तो वहाँ पे वो बनाते हैं रिसीट्स और पेमेंट्स अकाउंट, यानी कि उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी उनकी रिसीट्स आई, चाहे वो कोई मेंबरशिप के थ्रू आ रही है, चाहे डोनेशंस आ रहे हैं, या जो उनकी एक्टिविटीज़ है जो वो कर रहे हैं उनसे कोई उनको रिसीट्स मिल रही है, तो वो सारा उनका रिसीट हो गया। और पेमेंट अकाउंट में उनको वो सारी डिटेल देनी होती है कि जो भी पेमेंट्स वो कर रहे हैं, चाहे किराए का पेमेंट है, चाहे ऑफिस के खर्चे हैं, चाहे उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट है जितनी भी जो अपन ने डिस्कस करी है, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सैलरी, रेंट, ये सब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो सारे जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट में आ जाते हैं। तो सिंपली उनको रिसीट एंड पेमेंट बनाना होता है। उम्मीद करता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को लेके आपकी दुविधा दूर हो गई होगी। इसके बाद में आप बड़ी कॉन्फिडेंटली ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है दोनों वीडियो देखने के बाद में आप समझ गए होंगे। अगला वीडियो है वो अपन इसी पे एक और वीडियो आएगा जिसमें अपन और आगे थोड़ा इसको एलेबोरेट करेंगे, बाकी चीज़ें जो बच रही है, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं सारे कंसेप्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके वो क्लियर कर दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।